हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़ और आज हम लोगों को देखना है नेस्टेड क्वेरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आती जाएंगी। तो जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप आप उन असाइनमेंट्स को प्रॉपरली कर रहे होंगे। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता असाइनमेंट्स कहाँ से मिलने वाले, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करिए। उसमें आपको इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, साथ ही इस कोर्स में एनरोल होने का लिंक भी मिलेगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। पर आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को जो मैं क्लास में बता रहा हूं, साथ ही आप असाइनमेंट्स भी देख सकते हैं जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा, जिसका डिस्कशन हम लोग इसी लाइव क्लासेस में करेंगे। तो आज का लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड क्वेरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नेस्टेड क्वेरी क्या होती है? जब हम क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिख देते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्वेरी हम लोग लिखते हैं। तो नेस्टेड क्वेरीज, देखिए, नेस्टेड क्वेरीज आर ऑफ्टन यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। अभी तक हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेरीज की बात कर रहे थे, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज स्टार्ट हो जाएंगी। एम्बेडिंग वन क्वेरी विद इन अनदर। The outer query can apply some condition on the result of the inner query. अब क्योंकि क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी आ रही है तो एक हो जाएगी आउटर क्वेरी, एक हो जाएगी इनर क्वेरी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो टर्म है आउटर और इनर, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टेक्निकल जार्गन नहीं है। सिर्फ आपको क्वेरी के अंदर देखना है कि जो बाहर क्वेरी लिखी है वो आउटर क्वेरी है और उस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखी है, दैट इज इनर क्वेरी। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। लेकिन इसको करने के लिए ना हम लोग एक नया स्कीमा बना लेते हैं, कुछ नए टेबल्स बना लेते हैं। हमेशा हम एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं, उस टेबल पे भी काम करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के लिए मुझे लिखना है mysql-u root-p, पासवर्ड लिखना है। ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। तो लॉगिन हम कर चुके हैं। स्टेटस देख लीजिए। स्टेटस अभी करेंटली कोई डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक नया डेटाबेस बना के उसमें ये नए टेबल्स बना के काम करूँ। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और नाम रख लेता हूँ DB2 एंड ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर शो डेटाबेसेस कमांड चलाएं तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस हैं, जिसमें DB1 पे अभी तक काम कर रहे थे, अभी DB2 पे काम करना है। तो यूज़ DB2 लिखिए। हम डेटाबेस चेंज कर चुके हैं, यूज़ कर रहे हैं अब DB2 को। इसके अंदर अभी कोई टेबल्स नहीं है। शो करवा के दिखा देता हूँ, अभी कोई टेबल नहीं है। अब इसके अंदर मैं कुछ टेबल्स बनाना चाहता हूँ और ये स्कीमाज मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करे हुए हैं, इसको एज इट इज़ मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम की टेबल, चार टेबल्स हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहा हूँ जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट है। एंड देन 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो पहला है रोल नंबर, इसको मैं इंट टाइप का बनाता हूँ और इसको प्राइमरी की कर देता हूँ, प्राइमरी की। ठीक है, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम है नेम, ये स्टूडेंट का नाम होगा। इसको कर देते हैं var और 255। देन ईमेल, इसको भी var 255। अगला है मोबाइल। मोबाइल, और वैसे मोबाइल एक इंटीजर वैल्यू होती है पर उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमको अप्लाई करने नहीं होते, इसलिए उसको भी मैं var ही रख रहा हूँ, var 255। वैसे 255 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक मोबाइल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अगर +91 जैसा कुछ भी लगा रहे हो आप, तो 10 डिजिट के बाद 3 डिजिट और होंगी, है ना। तो ऐसे ही रहेगा। तो आप मैक्सिमम 15 ले लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स इट। ये हमारी पहली टेबल क्रिएट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टेबल हम बनाते हैं कोर्स नाम की। तो क्रिएट टेबल कोर्स, है ना।
कोर्स नाम की मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल के अंदर कोर्स आईडी प्राइमरी की है, कोर्स आईडी विच इज़ ऑफ टाइप इंट एंड प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट का नाम भी रख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे कोर्स टेबल से एसोसिएटेड है तो मैं लिखता हूँ फॉरेन की के लिए एफ के, ये नाम रख रहा हूँ मैं, फॉरेन की अंडरस्कोर कोर्स बैच। इस तरीके से मैंने इसका कुछ नाम रख लिया है और इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद आपको बताना है कि कौन से की को आप फॉरेन की बनाना चाहते हो, कौन से कॉलम को आप फॉरेन की बनाना चाहते हो इस टेबल में, वो कौन है। तो मैंने कहा कोर्स आईडी, लेकिन इसके बाद आपको बताना होता है कि ये कोर्स आईडी किस टेबल की प्राइमरी की, तो मुझे लिखना पड़ेगा कीवर्ड रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस कीवर्ड के बाद अब मुझे बताना है कि वो कौन सा टेबल है जिसमें ये प्राइमरी की है। तो मुझे टेबल का नाम लिखना होगा, टेबल का नाम क्या है, कोर्स, और उस टेबल में इस कॉलम का नाम क्या है। हो सकता है अलग कुछ नाम हो सकता है सेम नाम हो, कोर्स आईडी। सो दिस इज डन। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। बट देयर इज एन एरर। क्या बोल रहा है, कहाँ पे एरर बोल रहा है वो, अरे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी कि फॉरेन की के बाद जब मैं कोर्स आईडी लिख रहा हूँ तो उस पर भी मुझे पैरेंथेसिस लगाने होंगे। मैं एक बार फिर कर देता हूँ। ये रहा स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में फॉरेन की के बाद आप इस कॉलम पे भी पैरेंथेसिस लगाइए, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस जैसे लिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही लिखिए, कोर्स ठीक लिखा है, एंड इसके बाद सेमीकोलन लगा दीजिए। यस, ये क्रिएट हो चुकी है हमारे। अब एक और टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बेसिकली ये स्कीमा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे किसी इंस्टीट्यूट है, उसमें स्टूडेंट किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहा है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टूडेंट टेबल है, कोर्सेज का रिकॉर्ड रखने के लिए कोर्स टेबल है, फिर बैचेस हम क्रिएट करते हैं तो बैचेस का हिसाब रखने के लिए बैच टेबल है। अब कोई स्टूडेंट किसी बैच को ज्वाइन करता है तो उसका हिसाब रखने के लिए स्टूडेंट बैच टेबल है। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा, तो लिखता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट दैट्स इट। तो हमारे चारों टेबल्स यहाँ पर बन चुकी हैं। अभी इनमें से किसी में भी हमने कोई डेटा रखा नहीं है, लेकिन हमारी चारों टेबल्स बन चुकी हैं। तो कुछ हम इसमें डमी डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं सो दैट कि हम लोग कुछ क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी लगा के देख सके। तो एक एक करके हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को देख लो। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो लिखिए इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, और फिर हमें लिखना पड़ता है कॉलम्स के नाम।
और अगर आप सारे ही कॉलम्स में डेटा एंटर करना चाह रहे हो तो कॉलम का नाम लिखना स्किप करके सीधे आप वैल्यूज़ लिख सकते हो। बस आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद एक एक वैल्यू आप लिखते जाइए। अब क्या वैल्यूज़ लिखनी है? सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, सपोज करो स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, एंड फिर अगली चीज़ है नेम, तो नेम मैंने दे दिया दिलीप, सब कुछ स्मॉल लेटर में ही लिख रहा हूँ, दिलीप। देन ईमेल, तो लिख देता हूँ dilip_123@gmail.com, ठीक है। देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में मैं लिख देता हूँ 999123123 ठीक है। पर इसको भी मुझे एज अ स्ट्रिंग ही रखना है, तो ये मैंने स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। बस इतने ही कॉलम है, लेकिन मुझे ऐसे और भी रोज़ रखनी है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं। आप चाहे तो इसको चला के भी देख सकते हैं। तो ये 8 रिकॉर्ड्स हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। अगला टेबल है कोर्स, तो कोर्स टेबल में भी हम डेटा एंटर कर देते हैं। टू मंथ्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं यहाँ पर। अगला टेबल है हमारे पास बैच। चलिए, अब हमारे चारों टेबल्स बन चुके हैं, चारों में कुछ डमी एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब हमें देखना क्या है, नेस्टेड क्वेरी समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल देखना है, पॉपुलेट नेम्स एंड ईमेल आईडीज। हमें क्या करना है, अभी जो हमने स्कीमास बनाए उसी पर बेस्ड ये सवाल है कि हमें निकालना है नेम्स और ईमेल आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने नेम्स भी रखे हैं और ईमेल आईडीज भी रखे हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए वेयर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट बैच। अब देखिए, सारे स्टूडेंट बैच टेबल में नहीं है, मतलब जितने स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स हैं सभी ने कोई बैच ज्वाइन किया हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों ने
कोई बैच ज्वाइन किया है, जिन स्टूडेंट्स ने कोई बैच ज्वाइन किया है, उन्हीं का डेटा हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, और डेटा में हमें नेम्स और ईमेल आईडीज डिस्प्ले करना है। और उसमें भी हमें सारे बैचेस वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही है, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर बैच जिसका आईडी 1 है उसके स्टूडेंट्स चाहिए। देखिए ये है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, और अब जब इस तरह की क्वेरीज आएंगी तो अब लेवल आपका रेज होगा, और डेफिनेटली इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनती है, लेकिन अभी के स्तर पे ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। वैसे क्वेरी का रिजल्ट दिया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आउटर क्वेरी लिखी जाती है, तो इसीलिए उसको आउटर क्वेरी बोलते हैं, पहले बाहर वही लिखी रहती है, सेलेक्ट। जैसे नॉर्मली आप कोई क्वेरी लिखते हो वैसे। अब आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए, तो आप लिखिए नेम ईमेल, ठीक है। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से आपको ये चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आपको स्टूडेंट टेबल के सारे स्टूडेंट्स का नेम और ईमेल आईडी चाहिए? अगर हाँ तो आप देखिए ऐसा दिखता, पर हमको ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसने दिखा दिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम इसलिए लगा रहे हैं वेयर कंडीशन। तो वेयर, अब वेयर के बाद हम लोगों को क्राइटेरिया देखना है कि हमें कौन से स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, उसके लिए हमें कंडीशन चाहिए। तो हम चाहते हैं वो रोल नंबर्स, देखिए स्टूडेंट बैच टेबल में जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट बैच टेबल में तो सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर रखा हुआ है एज अ फॉरेन की, तो रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई होगा। स्टूडेंट बैच टेबल में रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई होगा, रोल नंबर। तो वेयर रोल नंबर क्या होना चाहिए? तो रोल नंबर कुछ भी हो, लेकिन जो स्टूडेंट बैच टेबल में, यानी स्टूडेंट टेबल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो स्टूडेंट्स जिनके रोल नंबर स्टूडेंट बैच टेबल में भी पाए जा रहे हैं, मुझे उनके रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो अब यहां पे वेयर रोल नंबर के बाद आपको क्या लिखना है, यहां पे हम लगाएंगे नेस्टेड क्वेरी। और यहां पे कुछ ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे एक ऑपरेटर होता है इन, ठीक है, रोल नंबर इन। तो अब मैं लिखने वाला हूं एक क्वेरी, जो कि ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट। अब मैं ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करने वाला हूं, कहां से, मतलब मुझे रोल नंबर निकालना है, इसमें से रोल नंबर कहां से निकाल रहा हूं, फ्रॉम स्टूडेंट बैच टेबल से मैं निकाल रहा हूं। वेयर, हमें यह भी बोला गया है हर किसी बैच के नहीं, सिर्फ उसी बैच के जिसका आईडी 1 है। वेयर बैच आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके। सो ये अभी हमने कर दिया। हमने देखो क्या लिखा है यहां पर, समझो। ये जो अंदर हमने क्वेरी लिखी है पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो क्वेरी है ये इनर क्वेरी कहलाती है, और जो बाहर सेलेक्ट लिखा हुआ है वो आउटर क्वेरी है। अब इनर क्वेरी सॉल्व होगी तो एक रिजल्ट सेट आएगा, जिसके अंदर बैच आईडी 1 वाले जितने भी स्टूडेंट बैच में रिकॉर्ड्स हैं उनके रोल नंबर फैच होंगे। स्टूडेंट बैच टेबल में से मुझे सिर्फ रोल नंबर फैच करना है, लेकिन सारे रोल नंबर नहीं, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स के रोल नंबर चाहिए जिनमें बैच आईडी की वैल्यू 1 हो। तो ये इसने मुझे एक रिजल्ट सेट दिया जो कलेक्शन ऑफ रोल नंबर्स है। उन रोल नंबर्स में से ये वाली क्वेरी चल रही है, मतलब आप देखो इनके बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इनके बाद बहुत सारे रोल नंबर्स हैं, है ना, पैरेंथेसिस में पहला रोल नंबर, कॉमा, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर, चौथा रोल नंबर, ऐसा होगा ना। उनमें से जो रोल नंबर मैच करेंगे, है ना, उसको वेयर कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है, और वही वाले स्टूडेंट्स के नेम और ईमेल दिखाई देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं दिलीप, आनंद और निकिता। पहले हमने सारे दिखा दिए थे, लेकिन केवल ये 3 वो स्टूडेंट्स हैं जिनका बैच आईडी 1 है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच।
अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, बैच आईडी 1 वाले 3 ही रो दिख रही हैं आपको। इन 3 रो में रोल नंबर 1, 2 और 3 मुझे मिल रहा है। तो ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ से फैच हुए होंगे, यानी इस जगह पर क्या आया होगा, 1, 2 और 3, 3 ही रोल नंबर आए होंगे। और ये जो टेबल है इसमें 1, 2, 3 रोल नंबर वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, दिलीप, आनंद और निकिता, इसलिए उनका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो आपको मैंने बताया ये है नेस्टेड क्वेरी, नेस्टिंग हो रही है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नेस्टिंग एक ही लेवल पर हो, मतलब ये आउटर क्वेरी है, ये उसके अंदर इनर क्वेरी है, इसके अंदर भी इनर क्वेरी लगाई जा सकती है, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अभी सिंपल रखते हैं, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी। मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा उसमें आपको ऐसी क्वेरीज भी दूंगा जिसमें नेस्टिंग की और डेप्थ हमें मिलेगी। तो आउटर क्वेरी विल यूज द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी। आपने नोटिस किया यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आउटर क्वेरी है ना, ये इनर क्वेरी के रिजल्ट को यूज कर रही है। अगर हम इसको समझना चाहें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो क्वेरी चली है ना, इसको अभी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इस क्वेरी के चलने के कारण इस जगह पर आ गया है 1, 2, 3, गॉट इट, इस तरीके से आ गया। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये पूरे का जो रिजल्ट आया है वो इस जगह पर आ गया। तो इनर क्वेरी का जो रिजल्ट आया उसको इस्तेमाल कर रहा है आउटर क्वेरी। इस बात को समझिए, द आउटर क्वेरी विल यूज द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी। अब ये तो आपको समझ में आ गया नेस्टेड क्वेरी क्या होती है। अब हम समझते हैं कि नेस्टेड क्वेरी 2 तरह की होती हैं, और कई स्टूडेंट्स को ना इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ये दोनों तरीके में। हम अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली कहलाती है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, दूसरी कहलाती है कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी क्या होती है। जैसे अभी जो हमने चलाई थी वो इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी थी। क्यों थी? इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है, जो इनर क्वेरी होती है ये आउटर क्वेरी पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब इसके चलने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। एन आउटर क्वेरी वोंट बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, आउटर क्वेरी तब तक नहीं चल सकती जब तक इनर क्वेरी चल नहीं जाती है ना, until its inner query completes its execution. The outer query uses the result of the inner query, and independent nested query बोल रहे हैं मतलब जो inner query है वो independent है outer पे, पर outer query inner query के result पे depend करेगी। ठीक है, तो पहले inner query पूरी चल जाएगी, outer query उसके बाद शुरू होगी। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा इस क्वेरी के अंदर रोल नंबर इन, पर इसके लिए सारे रोल नंबर्स आ तो जाने चाहिए ना, पहले ये पूरी क्वेरी सॉल्व हो जाने दो, पूरा हो जाने दो उसको, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उसको ये यूज करेगा। ठीक है, इसमें आप कई तरह के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो जिनको हम आगे भी समझेंगे। इनको हमने यूज करके देखा, इसी का एक अपोजिट हो जाता है नॉट इन, ऑल, एनी। ठीक है, ऑल एनी को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका जो एक जेनरिक फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट कॉलम का नाम, या एक से ज़्यादा कॉलम के नाम भी हो सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम। अब इसके बाद कॉलम नेम के बाद आपने लगाया था इन ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाकर आप लिखिए नेस्टेड क्वेरी, यहाँ सेमीकोलन आएगा डेफिनेटली। और नेस्टेड क्वेरी में सिंपल जैसे हम क्वेरी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही क्वेरीज है, बस ये ध्यान रखना है इस क्वेरी का जो रिजल्ट होगा उसको इस्तेमाल कर रहा है ये वेयर कंडीशन। ठीक है, तो इसका हमने एग्जांपल तो ये देख ही लिया है, ये आपको समझ में आ ही गया है। अब हम समझते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, द इनर क्वेरी यूजेस द वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी टू एग्जीक्यूट द इनर क्वेरी for every row processed by the outer query। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? देखो सीधी सी बात है, यहां पर आप इनर क्वेरी को कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद ये अपना काम कर पा रहा था। पर सोचो
यहाँ इन ना होकर अगर इक्वल टू लगा होता, ग्रेटर देन लगा होता, लेस देन लगा होता, कुछ इस तरीके से लगा होता, तो फिर क्या होता, ये पूरा सॉल्व हो जाता, उसके बाद ये कंपैरिजन होता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि इधर लेस देन लिखा और इधर 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ, ऐसा तो थोड़ी होगा। वो तो एक एक के साथ कंपेयर होगा ना। मतलब ये इनर क्वेरी को चलने के लिए आउटर क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट हर रिकॉर्ड के लिए जरूरत पड़ेगी। तो द इनर क्वेरी यूजेस, जो इनर क्वेरी है, यूजेस द वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी। तो अगर मान लीजिए इस क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है वो इसके साथ कंपेयर हो रहा है, लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ लगा हुआ है, तो इस क्वेरी के चलने से जितने रिकॉर्ड्स आएंगे, एक एक रिकॉर्ड इसके साथ कंपेयर होगा, है ना, मतलब इसका एक एक रिजल्ट इसके साथ कंपेयर होगा। तो इस क्वेरी का चलना इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। द इनर क्वेरी यूजेस द वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी। तो आउटर क्वेरी की वैल्यू को वो यूज कर रहा है टू एग्जीक्यूट द इनर क्वेरी, और उसी से इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो पा रही है फॉर एवरी रो प्रोसेस्ड बाय द आउटर क्वेरी। कोरिलेटेड क्वेरीज रन स्लोली। अब ये समझ में ही आ रहा होगा कि ये थोड़ा स्लो रन करेगी, बिकॉज द इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी रो ऑफ द आउटर क्वेरी, ठीक है, एवरी रो ऑफ द आउटर क्वेरी, ठीक है। अब जैसे ये जो आउटर क्वेरी है ना, मतलब अगर ऐसे सोचो कि यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन कुछ लगा हुआ है, तो ये सेलेक्ट क्वेरी जो चल रही है आउटर वाली, इसमें अगर 10 रिकॉर्ड रखें तो ये 10 बार चलने वाली है। तो जैसे पहली बार चली तो पहला रोल नंबर ये सबसे कंपेयर होगा इसके रिजल्ट से, फिर दूसरा रोल नंबर, दूसरा रिकॉर्ड वो कंपेयर होगा इसके साथ, मतलब स्लो हो गया। जबकि इधर पे क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी में ये पूरा चल जाने के बाद ही ये वर्क करता था। बस यही बेसिक डिफरेंस है कि आउटर क्वेरी पहली वाली कैटेगरी में, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी में, आउटर क्वेरी तभी चलती थी जब इनर क्वेरी पूरी चल जाती थी, जबकि कोरिलेटेड में आउटर क्वेरी के हर एक रिकॉर्ड के लिए ये चलता है, इसीलिए ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है जी। चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पर इस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैं वापस एम्प्लॉय टेबल पे जाने वाला हूं। तो जो अभी कुछ हमने बनाया था वो तो DB2 में बनाया हुआ है। अब मैं चलता हूं DB1 में। DB1 में मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। ज़रा इसको एक बार देख लेते हैं। ये टेबल है, इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई करने वाला हूं। सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज from employee table whose salaries are above average salary of employees in the same department। यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम का कॉलम नहीं है, तो मुझे डिपार्टमेंट नाम का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस पे काम कर पाऊंगा। हम अलग एक टेबल भी बना सकते हैं और इसी टेबल में हम डिपार्टमेंट कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, मेरे को टेबल में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। पर अभी आप पहले इससे थ्योरी से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम और होता, अभी तो हमारे इसमें डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है, पर एक डिपार्टमेंट कॉलम सपोज करो और होता, तो फिर हम क्या करते, या बना दूं क्या एक डिपार्टमेंट कॉलम, कितना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है, एक ऑल्टर टेबल कमांड चलानी है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारे पास एम्प्लॉय, और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं एक कॉलम जिसका नाम रखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट, और इसको कर देता हूँ varchar 255, दैट्स इट। तो ये मेरा एक कॉलम और एंटर हो गया है। अभी सब में नल वैल्यूज़ रखी हुई हैं, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट क्वेरी हमको चलानी पड़ेगी। देखिए अपडेट क्वेरी में अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, और सेट कीवर्ड यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं अकाउंट,
ठीक है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है और वेयर EMPID equals to 1. सेल्स, एक और कोई सा बच रहा है हमारे पास 14th वाला। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी आ चुके हैं अब हमारे पास। अब देख लीजिए क्या करना है। तो हमें सेलेक्ट करना है सारे एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल whose salaries are above the average salary of employees in the same department। मतलब उसी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सारे एम्प्लॉयज़ हमें सेलेक्ट करने एम्प्लॉय टेबल से जिनकी सैलरी अबव होगी, ज़्यादा होगी एवरेज सैलरी से, उन्हीं के डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल में से एक एम्प्लॉय टेबल में से एक एम्प्लॉय को देखा। मैं ये देख रहा हूँ कि वो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, उस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है। उस एवरेज सैलरी से अगर इसकी ज़्यादा है सैलरी तो फिर मैं इसका रिकॉर्ड शो करूँगा, वरना नहीं, ठीक। तो इसके लिए अब मैं नेस्टेड क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय टेबल में से हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जब नेस्टेड क्वेरी चला रहे होते हैं और एक ही टेबल पे क्वेरी लग रही होती है, आउटर क्वेरी भी इनर क्वेरी भी, तो हमें अगर उनके कॉलम्स के बीच में कंपैरिजन करना है, सपोज करो कि आउटर क्वेरी भी एम्प्लॉय टेबल पे लग रही है, इनर क्वेरी भी एम्प्लॉय टेबल पे लग रही है। अब मुझे दोनों के डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करना है, तो मैं डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट लिखूंगा तो कन्फ्यूजन होगा ना, किसके डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो आप, इनर क्वेरी वाले पे या आउटर क्वेरी वाले पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको नेम दे देते हैं, एलियास बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ E1। सो ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसका नाम E1 हो जाएगा अभी के लिए। ये आउटर क्वेरी के लिए एप्लीकेबल है ये। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेयर, और कंडीशन में मैं बनाता हूँ सैलरी अबव होनी चाहिए एवरेज सैलरी से। तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगा के लिख रहा हूँ। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्या है, एम्प्लॉय टेबल में से मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है। सेलेक्ट एवरेज सैलरी, है ना, एवरेज सैलरी निकालनी है फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय। लेकिन अब देखो ये इनर क्वेरी में भी एम्प्लॉय है, इसको मैं नाम देता हूँ E2, ठीक है, क्योंकि अब मुझे कंडीशन लगानी है वेयर मुझे वही एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके डिपार्टमेंट सेम हो, है ना। आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी के एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट सेम होने चाहिए। तो E1 डॉट डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट। ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है, आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो आप देख सकते हैं ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। किसी एक का भी डेटा आप चेक कर लो, जैसे आप देखो सेल्स है, तो सेल्स में दो ही लोग हैं, एक की सैलरी है 90,000, एक की सैलरी है 18,000।
तो इसका जो एवरेज होगा इनके बीच में कहीं आएगा। और हम देख रहे हैं कि ये 90,000 वाला जो शायद है इसकी सैलरी अबव एवरेज है, तो बस इस डिपार्टमेंट से यही अकेला आ रहा है, राइट। तो बिल्कुल सही है ये डेटा। तो ये है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और इसमें हम कर रहे हैं नेस्टिंग। और नेस्टिंग भी दो तरह की मैंने आपको बताई, इंडिपेंडेंट नेस्टिंग नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। आपने अंतर समझा? इंडिपेंडेंट में इनर क्वेरी पूरी चल जाती है, उसके बाद आउटर क्वेरी वर्क करना स्टार्ट करती है, जबकि कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में दोनों साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है। पूरे इनर क्वेरी को पूरा कंप्लीट होने तक वेट नहीं करना है, बल्कि वो हर एक आउटर क्वेरी के हर एक रो के साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया होगा। मे बी ये वीडियो इसलिए भी बड़ा बन रहा है कि एग्जाम्पल्स हमने थोड़ा सा बनाने में टाइम ले लिया, बट अदरवाइज़ देखा जाए तो जो कंटेंट है वो बहुत बेसिक है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इन डेप्थ आपको नॉलेज मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट्स देकर आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं लाता रह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।